हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग नो लोड टेस्ट की बात करेंगे। तो इंडक्शन मोटर की हम लोग मेनली तौर से बात कर रहे हैं। तो इंडक्शन मोटर को जब नो लोड के अंदर हम लोग टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर मेनली तौर से हम लोग उसका लॉसेस को कैलकुलेट करते हैं। और किस लॉसेस की बात हो रही है, तो आपका कॉपर लॉस भी हो सकता है, आयरन लॉस भी हो सकता है, विंडेज लॉस भी, फ्रिक्शन लॉस भी। तो ये सारे लॉसेस होते हैं। लेकिन नो लोड की स्थिति में मेनली तौर से हम लोग आयरन लॉस को कंसीडर करते हैं, कोर लॉस को कंसीडर करते हैं और कॉपर लॉस को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं क्योंकि लोड उससे कनेक्टेड नहीं होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि नो लोड नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर कोई लोड कनेक्टेड नहीं होगा। यानी ये जो आपका लोड है, दो तरह का मेनली तौर से हम लोग टेस्ट करते हैं, एक नो लोड टेस्ट और दूसरा आपका ब्लॉक रोटर टेस्ट, या उसको आप फुल लोड टेस्ट भी कह सकते हैं। तो किसी भी मशीन को हम लोग प्रैक्टिकली यानी वो लोड की स्थिति में किस तरह से काम करेगा, नो लोड की स्थिति में किस तरह से काम करेगा, तो हम लोग लैब के अंदर ही उसको चेक करके देख लेते हैं ताकि प्रैक्टिकल जब उस पर लोड दिया जाए तो उसका परफॉर्मेंस किस तरह का होगा वो पहले से ही हमको एक वैल्यू मिल जाए या एक एक्सपेक्टेशन हमको पता चल जाए। क्योंकि लैब के अंदर आपका वास्तविक लोड तो अवेलेबल है नहीं। यानी कोई मोटर है वो बहुत ज़्यादा लोड उठा सकता है, तो उतना सारा लोड हमारे पास मैकेनिकल लोड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यानी इमेजिनरी आप कह लीजिए या एक हम लोग प्रैक्टिकल उसको इमेज करते हुए नो लोड और लोड कनेक्ट करते हुए हम लोग यानी रोटर को ब्लॉक करके हम लोग मान लेंगे। रोटर को जो ब्लॉक कर देंगे तो इसका मतलब हम समझेंगे फुल लोड इस पर हो गया है और फुल लोड कनेक्टेड हो गया। तो वास्तविक लोड ना कनेक्ट करके नो लोड और लोड की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, यानी रोटर को ब्लॉक करके हम लोग उसका परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग को मोटर का लगभग अनुमान हम लोग को लग जाता है कि मोटर का परफॉर्मेंस किस तरह का होगा। तो आज हम लोग नो लोड की बात करेंगे, यानी मोटर पर जब लोड कनेक्टेड नहीं है, उसके रोटर से कोई लोड मैकेनिकल लोड कनेक्ट नहीं है, तो उसका परफॉर्मेंस किस तरह का होगा। तो हमने यहाँ पर इमेज दिखाया हुआ है, ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम दिखाया गया है, जिसके अंदर हमने स्टेटर वाइंडिंग को दिखाया, दूसरी तरफ रोटर को दिखाया। तो स्टेटर की जो वाइंडिंग है ये 3 फेज वाइंडिंग है, डेल्टा कनेक्टेड है और इस डेल्टा कनेक्टेड के साथ हमने सप्लाई दिया हुआ और कुछ उपकरण लगाया हुआ। तो क्या क्या उपकरण है, पहले संरचना समझ लेते हैं, फिर वर्किंग हम इसकी बात करेंगे। तो संरचना के अंदर आपका जो मोटर है, मोटर के अंदर दो मेनली तौर से पार्ट होता है, एक स्टेटर पार्ट, दूसरा रोटर पार्ट होता है। तो स्टेटर का मतलब जो रुका हुआ है, स्टेशनरी है, जिसके अंदर सप्लाई दी जा रही है। दूसरा आपका रोटर पार्ट होता है जो घूमता है, रोटेट होता है, और उसी रोटेटिंग पार्ट से ही हम लोग मैकेनिकल लोड कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी वस्तु आपका रोटेट होता है, घूमता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी हम लोग को मोटर की सहायता से मिलती है। तो जब लोड कनेक्टेड नहीं है, यानी इस रोटर से हमने कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं किया है, इस रोटर का जो शाफ्ट होगा ये फ्री होगा घूमने के लिए, इस पर किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं होगा। फ्री है मतलब आप कह सकते हैं कि जब आपको इस इंडक्शन मोटर को आप सप्लाई दीजिएगा तो इस स्टेटर की जो सप्लाई है वो आपका इसके साथ लिंक करेगा, और आप बोल सकते हैं कि ये रोटर की जो स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड पर रन करेगी। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ना, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो RMF हम लोग बोलते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और वो सिंक्रोनस स्पीड पर रन करता है। तो सेम जिस स्पीड सिंक्रोनस स्पीड आपकी यहाँ पर के मैग्नेट की होगी, सिमिलरली रोटर की भी सेम स्पीड होगी, क्योंकि रोटर के अंदर हम लोग क्या किए हुए हैं, कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं किया है। लोड कनेक्ट कीजिएगा तो आपका सिंक्रोनस स्पीड से आपके लोड की स्पीड या रोटर की स्पीड घट जाएगी, कम हो जाएगी, और हमको कुछ स्लिप की वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पर स्लिप ज़ीरो होगा। स्लिप क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि हमने रोटर से कोई भी आपका मैकेनिकल लोड कनेक्टेड नहीं किया है, और लोड जब कनेक्ट नहीं किया है तो उस समय आपकी जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होगी सेम रोटर की भी स्पीड होगी, यानी आपका रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगा। ये पहली बात। दूसरा, हम लोग कुछ उपकरण लगाए हुए हैं, वो उपकरण क्या क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सप्लाई लगाए हुए हैं, 3 फेज AC सप्लाई। 3 फेज इंडक्शन मोटर को देना है तो 3 फेज AC सप्लाई लगा हुआ है। यहाँ पर हमने स्विच लगाया हुआ है, ये ट्रिपल पोल स्विच है, यानी आप एक बार में तीनों को कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं।
ठीक है, ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो स्विच कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम क्या लगाए हुए हैं, तो 3 फेस ऑटो ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं। ये क्यों लगाए हुए हैं, ताकि जो आपकी सप्लाई 3 फेज आ रही है, मान के चलिए 440 सप्लाई है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहें तो उस वोल्टेज को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को बढ़ाकर भी हम मोटर को टेस्ट करते हैं। इसीलिए ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिसकी सहायता से वोल्टेज को हम लोग वैरी कर सकते हैं, वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं और अलग अलग वोल्टेज लेवल पर हम मोटर के परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर लगा है, उसकी सहायता से हम लोग सप्लाई यहाँ पर दे रहे हैं मोटर की वाइंडिंग को, स्टेटर वाइंडिंग को। तो सप्लाई जो आ रही है, तो यहाँ पर हम लोग जब लोड कनेक्टेड नहीं है उस समय कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एमीटर की सहायता से मेज़र कर लेंगे यहाँ पर। और हमने वोल्ट मीटर लगा है, यानी कितना वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज मेज़र कर लेंगे। इसके अलावा कितना पावर आपका कंजम्पशन हो रहा है, वो पावर हम लोग 2 वाट मीटर मेथड की सहायता से, यानी 2 आपका वाट मीटर की सहायता से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन संरचना क्या क्या इक्विपमेंट लगा हुआ है, वो मेनली तौर से आप वर्किंग की बात करें तो वर्किंग के अंदर मेनली तौर से हम इसके परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम लोग पावर को एज्यूम करेंगे, करंट देखेंगे, वोल्टेज देखेंगे, ये सारी चीज़ को मेज़र करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके रिएक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर फैक्टर नो लोड की स्थिति में कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका हम लोग रेगुलेशन, इफ़िशियंसी, ये सारी चीज़ निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, रेटेड वोल्टेज से बढ़ाकर लगभग 20% एबव वोल्टेज देकर हम लोग इसको चेक करते हैं और फिर 20% से घटाकर धीरे धीरे जो रेटेड वैल्यू है उस रेटेड वैल्यू तक लाकर हम लोग अलग अलग वोल्टेज रेटिंग पर इस मोटर के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो चेक करने के दौरान हम लोग क्या क्या डाटा कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए कुछ फार्मूला लिखा गया है, उसको यहाँ पर हमने दिखाया है। तो पावर हम लोगों का जो फार्मूला होगा, नो लोड पावर, यानी कि रोटर आपका कोई लोड कनेक्ट नहीं है, ये जो आपका वाट मीटर पावर को मेज़र करेगा उसको हम लोग नो लोड पावर कहेंगे। और नो लोड जो भी वैल्यू इसकी हमको मिलेगी उस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और यहाँ की सहायता से पावर का फॉर्मूला हमको मालूम होता है 3 फेस के अंदर आपका √3 और V0 I0 cos फाई। नॉर्मली लिखेंगे तो VL IL cos फाई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर नो लोड की स्थिति इसीलिए हम लोग V0 I0 cos फाई लिखा है। तो हमको V0 यानी नो लोड वोल्टेज यहाँ से हम लोग वोल्ट मीटर की सहायता से मेज़र कर लेंगे और एमीटर की सहायता से हम लोग नो लोड करंट मेज़र कर लेंगे, वाट मीटर की सहायता से हम लोग W0 मेज़र कर लेंगे, वाट पावर मेज़र कर लेंगे। तो वहाँ से हम लोग को पावर फैक्टर मिल जाएगा, यानी कि नो लोड की स्थिति में पावर फैक्टर की वैल्यू कितना है मोटर के अंदर, ये चीज़ हमको पता चल जाएगा इन सारे कैलकुलेशन की सहायता से। तो आपको मालूम होगा कि पावर फैक्टर किसी भी मशीन का, किसी भी ट्रांसफार्मर, मोटर, किसी भी चीज़ का पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी के नज़दीक होगी तो वो सिस्टम के लिए अच्छा माना जाता है। यानी पावर फैक्टर की वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, लगभग यूनिटी होनी चाहिए। अगर यूनिटी 1 हमको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लगभग 0.9 हमको लगभग मिल जाना चाहिए। तो आपका नो लोड की स्थिति में पावर फैक्टर की वैल्यू क्या है उसको हम लोग इस फॉर्मूला की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं नो लोड के केस में। दूसरा, हम लोग नो लोड करंट हम लोग मेज़र कर लिया है, इसको हम लोग 2 कंपोनेंट से मिलकर नो लोड तैयार होता है करंट। एक आपका मैग्नेटाइजिंग करंट कहलाता है, दूसरा वर्किंग करंट कहलाता है। जहाँ पर आई म्यू को हम लोग ये फॉर्मूला के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं I0 sin फाई नॉट और IW यानी वर्किंग करंट बराबर होता है I0 cos फाई। ये कहाँ से आया, तो यहाँ फेजर डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि आपका जो I0 है यानी नो लोड करंट है वो मिलकर बना हुआ होता है 2 करंट से। किससे किससे, तो वर्किंग कंपोनेंट यानी वर्किंग करंट से और मैग्नेटाइजिंग करंट से। तो यहाँ पर अगर आप कंपोनेंट कोई भी टूटता है तो cos फाई और sin फाई के टर्म में टूटता है, तो इसीलिए हमने आई म्यू की जगह पर I0 sin फाई नॉट और IW की जगह पर I0 cos फाई लिख सकते हैं।
यानी इस फेजर डायग्राम की सहायता से आप IME और IW को कैलकुलेट कर सकते हैं, या ये सर्किट डायग्राम की सहायता से भी I0 को दिखाया गया है। तो नो लोड जो करंट है, ये नो लोड करंट क्या है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। क्यों दो कंपोनेंट से? क्योंकि यहाँ पर जो वाइंडिंग बंधी हुई है, इस वाइंडिंग के अंदर आपके रेसिस्टेंस की भी कुछ वैल्यू है और रिएक्टेंस की भी वैल्यू है। यानी यहाँ पर केवल रेसिस्टेंस नहीं है, DC नहीं है, ये AC सप्लाई पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होगी, यहाँ पर इम्पिडेंस की वैल्यू हमको मिलेगी। इम्पिडेंस का मतलब यहाँ पर आपका R भी होगा और X भी होगा, यानी रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस दोनों होगा। तो जो करंट आ रहा है ये दो कंपोनेंट से मिलकर तैयार होगा, एक रेसिस्टेंस के क्रॉस होगा, दूसरा रिएक्टेंस के क्रॉस होगा। तो जो रेसिस्टेंस के क्रॉस होता है उसको हम लोग वर्किंग कंपोनेंट कहते हैं या वर्किंग करंट कहेंगे, और जो रिएक्टेंस के क्रॉस होगा उसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट कहेंगे। और ये दोनों करंट मिलकर आपका क्या होगा, I0 यानी नो लोड करंट होगा। तो नो लोड करंट आपका दो कंपोनेंट रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है उससे मिलकर तैयार होता है। तो हमको निकालना क्या है, तो हम लोग इस कंपोनेंट यानी इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस आपको मालूम रहेगा, यानी इम्पीडेंस की वैल्यू आपको मालूम रहेगी, तो ही आप क्या वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं, या आपका लॉसेस कितना हो रहा है I² निकाल सकते हैं, तो या I² निकाल सकते हैं। तो कॉपर लॉसेस है, वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज रेगुलेशन है, वो सारा आप इन सारे चीज़ यानी रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस की सहायता से निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट, वर्किंग करंट निकाला है। तो फेजर डायग्राम और सर्किट डायग्राम से भी समझाया गया है। तो यहाँ पर नो लोड करंट को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं आपका, यानी जो फॉर्मूला होता है H बराबर P² प्लस आपका बेस स्क्वायर, तो वो वाला फॉर्मूला लगाकर भी आप I0 की वैल्यू √I वर्किंग कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस I मैग्नेटाइजिंग करंट का आपका स्क्वायर, यहाँ से आप नो लोड करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रेसिस्टेंस आपको मिल गया, रिएक्टेंस मिल गया, I0 पहले से हमको मालूम था, वर्किंग कंपोनेंट और आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट या मैग्नेटाइजिंग करंट निकल गया है ना। यहाँ पर लिख भी दिया गया है IW जो है वो वाटफुल कंपोनेंट कहलाता है या वर्किंग कंपोनेंट कहलाएगा। तो आप करंट को वर्किंग करंट या वाटफुल करंट बोल सकते हैं। दूसरा IMU को आप मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और करंट को मैग्नेटाइजिंग करंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन से हम लोग को बहुत सारी चीज़ मालूम चल गई है। तो हम इस फॉर्मूला यानी नो लोड की स्थिति में जब मोटर के रोटर का जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट से जब कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, उस स्थिति के अंदर इसका करंट की वैल्यू क्या है, वोल्टेज की वैल्यू क्या है, पावर की वैल्यू क्या है, और इसके अंदर रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है, रिएक्टेंस की वैल्यू क्या है, नो लोड क्या है। तो ये सारी चीज़, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे हम लोग इसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो इसका आपको अगर मान के चलिए लॉसेस निकालना है, कॉपर लॉस निकालना, तो आपको R मालूम चल ही गया, I0 मालूम चल ही गया, तो आप कॉपर लॉसेस I² से निकाल सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहते हैं तो V = IZ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इफ़िशियंसी निकालना चाहते हैं तो आउटपुट और इनपुट के रेशियो से निकाल सकते हैं। तो आप इस मोटर के कंप्लीट परफॉर्मेंस को नो लोड की स्थिति में आप यानी कि परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट हुआ, ये टेस्ट आपका नो लोड टेस्ट हुआ, जब रोटर के ऊपर कोई लोड नहीं था। उस स्थिति के अंदर करंट, वोल्टेज, पावर, ये सारी चीज़ क्या आ रही है, इसको कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है, नो लोड टेस्ट कहलाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप यानी ब्लॉक रोटर टेस्ट की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।